हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहाँ पर मतलब है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और अगर टेम्परेचर को डिफाइन करें तो ये कहा जा सकता है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम लोगों को आइडिया है कि जो अर्थ पर जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स इंसोलेशन है या सोलर रेडिएशंस हैं या सोलर एनर्जी है। क्योंकि जो इंसोलेशन है और सोलर एनर्जी है उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो जो मेन सोर्स है अर्थ पर टेम्परेचर का वो है सन। और हम लोगों ने देखा कि जो इंसोलेशन है वो अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है इंसोलेशन में वेरिएशन है और इंसोलेशन में जो वेरिएशन है वो टेम्पोरल एंड स्पेशियल दोनों टाइप की है। मतलब इंसोलेशन टाइम के साथ भी चेंज होगा और इंसोलेशन प्लेस टू प्लेस भी चेंज होगा। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसमें भी टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन है, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंसोलेशन है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर है इसमें वेरिएशन है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। और टेम्परेचर की स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि टेम्परेचर अर्थ पर जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है, एयर प्रेशर है, इवेपोरेशन पैटर्न है, जो रेनफॉल पैटर्न है, वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर ऑफ द सॉइल है, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, इन सब को टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग और टेम्परेचर की स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होंगे या टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे होंगे। आज हम उन फैक्टर्स पर ही बात करेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लैटिट्यूड्स। आप लोगों को मैंने इंसोलेशन में बताया था कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये इंसोलेशन को कंट्रोल करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर इंसोलेशन अफेक्टेड हो रहा है लैटिट्यूड्स के चेंज होने से तो टेम्परेचर भी अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड के चेंज होने से क्या हो रहा है, अगर आप इस फिगर को देखें तो लैटिट्यूड के चेंज होने से जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इनका एंगल चेंज हो रहा है, और उस एंगल चेंज होने से जो सोलर एनर्जी है वो स्मॉलर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या वो लार्जर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इस एरिया का जो साइज है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे सोलर रेडिएशंस का एंगल चेंज होता है। या हम ये कहें कि जो सोलर एनर्जी है उसका जो स्प्रेड है उसमें चेंज आ रहा है। अगर सोलर एनर्जी को लार्जर एरिया में हीटिंग करनी है तो वहां पर जो हीटिंग होगी वो कम होगी। अगर स्मॉलर एरिया पर सोलर एनर्जी कंसंट्रेट है तो वहां पर हीटिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर जो है इक्वेटर के आसपास जहां पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर हैं वहां पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी थोड़े एरिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो जो सोलर एनर्जी का जो स्प्रेड है वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो लैटिट्यूड्स जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही रिसीव किया जाएगा। और सब ट्रॉपिकल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? ये जो ट्रॉपिकल लाइंस हैं इनके आसपास के एरियाज होते हैं। मीन्स 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसके आसपास के एरियाज सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि इंसोलेशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इंसोलेशन के कारण अर्थ से मैक्सिमम एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीटेड अप करेगी। इसलिए
सब ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही दोनों हेमिस्फीयर्स में हॉट डेजर्ट्स डेवलप हुए हैं। इन डेजर्ट्स की डेवलपमेंट के क्या क्या रीजन है उनको हम यहाँ पर नहीं जानेंगे क्योंकि इनके मल्टीपल रीजन्स हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इंसोलेशन सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा है, इसलिए इंसोलेशन ज़्यादा है। और इसके कॉजेज को समझने के लिए मेरी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और सब ट्रॉपिकल एरिया से अगर आप इक्वेटर या पोल्स की तरफ मूव करेंगे, जैसे ये एज्यूम कर लेता हूं मैं इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया मैंने मान लिया ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंसोलेशन और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अगर आप यहाँ से इक्वेटर की तरफ आए या पोल्स की तरफ जाएं तो जो टेम्परेचर है वो घटेगा। पर एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनरली टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, तो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर अर्थ पर इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज करता है और ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। पर अगर आप स्पेशली आपको मेंशन कर दिया जाए कि सब ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर हाई होता है तो वो स्टेटमेंट भी सही है। आपको ध्यान रखना है ये स्पेशल केस है कि जब समर सीजन होगा सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जिस भी हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा उसी हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर हाई होगा। जो दूसरा हेमिस्फीयर होगा उसमें विंटर सीजन होगा तो वहां पर सब ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होगा, तो वहां पर आप देखेंगे तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ टेम्परेचर जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जनरली टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज करता है। पर अगर दे दिया जाए कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अल अजीजिया में मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थ का रिकॉर्ड किया गया है, हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थ का रिकॉर्ड किया गया है जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही है, सारा डेजर्ट में है ये, लीबिया में अल अजीजिया प्लेस। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये आपके एक इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। अगर हम मीन सी लेवल से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो कहेंगे कि एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अंतर महसूस होगा और आपको स्टेटमेंट मिलेगी तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर मेरी इस बात को, इस पॉइंट को आप मिस करेंगे तो। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है वो है सन या इंसोलेशन, तो बिल्कुल सही है। और अगर आपको ये दे दिया जाए कि जो अर्थ है या जो एटमॉस्फेयर है इस पर जो टेम्परेचर है इसका मेन सोर्स है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको केवल एक ही स्टेटमेंट पिकअप करनी हो और स्टेटमेंट दे रखा हो कि अर्थ पर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इसका मेन सोर्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, एक स्टेटमेंट, और दूसरी में दे रखा है कि जो इंसोलेशन है या सोलर रेडिएशन है इट इज द मेन सोर्स फॉर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो फिर आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको सही कंसीडर करनी है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि जो इंसोलेशन है, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियोज में। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं ये क्या है,
टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस अर्थ से जो एनर्जी रिलीज की जाएगी सोलर रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद सरफेस गर्म होगा और उसके बाद सरफेस जो है एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा। तो जो अर्थ सरफेस एनर्जी रिलीज करेगा वो लॉन्ग वेव्स की हेल्प से एनर्जी रिलीज होगी, या जो एनर्जी रिलीज होगी वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, इसका मतलब है ये अर्थ सरफेस से रिलीज की गई रेडिएशंस हैं। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसका मेन सोर्स माना जाता है, क्योंकि जब ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से पास करते हैं तो ज्यादातर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इन रेडिएशन से ही डिटरमाइन होता है। सन से जो आने वाली एनर्जी है वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर में। जितनी एनर्जी सन से आएगी, सोलर रेडिएशंस जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस है इनका केवल 14% ही एब्जॉर्प्शन होगा एटमॉस्फेयर में जब ये सोलर रेडिएशंस ग्राउंड पर आ रही होंगी। लेकिन जब ये अर्थ से ये रेडिएशंस वापस जा रही होंगी तो ये 34% एनर्जी जो ये रेडिएशंस लेकर जा रही हैं, 34% एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा जो ग्राउंड से एनर्जी जा रही है। ठीक है, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि जो 14 यूनिट्स हैं, 14 यूनिट्स वो एटमॉस्फेयर जो शॉर्टवेव रेडिएशंस है उनसे एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं जो एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी एंटर कर रही है उसको मैं 100 यूनिट्स कंसीडर करूं तो फिर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अर्थ रिलीज करेगा 34 यूनिट्स जो है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो मेन जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन किससे हो रहा, जो अर्थ से एनर्जी रिलीज की जा रही है उससे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है उसके लिए मेन सोर्स है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और अगर स्टेटमेंट दी जाए कि अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स सन है या इंसोलेशन है तो फिर सही होगा बिल्कुल कि सन एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का मेन सोर्स है सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, नॉट सोलर रेडिएशंस। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेन सोर्स जो है टेम्परेचर के लिए अर्थ सरफेस है तो इसका मतलब क्या, अगर मैं अर्थ सरफेस से दूर जाऊंगा तो मैं एनर्जी के सरफेस से दूर जा रहा हूं। एनर्जी के सरफेस से कहो या एनर्जी के सोर्स से कहो, मैं उससे दूर जा रहा हूं। तो अगर हम सोर्स से जितना दूर होंगे तो उतना ही कम एनर्जी हमें मिलेगी। इसलिए जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, सी लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि सेम लैटिट्यूड पर अगर प्लेन एरिया है वहां पर टेम्परेचर आपको हायर मिलेगा, लेकिन आप हायर माउंटेन पर चले जाओगे सेम लैटिट्यूड पर तो हो सकता है वो माउंटेन की जो पीक है वो आइस कवर्ड हो। तो ये वेरिएशन किसके कारण आया, ये एल्टीट्यूड के कारण जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया। इसका मतलब है कि सी लेवल से हम जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे टेम्परेचर कम होगा, और इसका मतलब है एल्टीट्यूड टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक तो डिस्टेंस हो गया या एल्टीट्यूड का इंक्रीज होना हो गया टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होगा एल्टीट्यूड के केस में ही, क्यों अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है। पहले केस में अगर आप ध्यान देंगे सोर्स से एल्टीट्यूड चेंज इंक्रीज होना या सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण जो है टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन सेकंड फैक्टर की अगर बात करेंगे तो सेकंड फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नियर द ग्राउंड और नियर द सी लेवल एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं ये डेंसर हैं,
और अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो गैसेज हैं इनके मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ये काफी दूर दूर हैं, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और यहाँ पर जो नीचे डेंसिटी है वो ज्यादा है। अब अगर ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एनर्जी को अर्थ के कांटेक्ट में होने के कारण एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्प्शन जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा तो उनके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। पर अगर हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई है एटमॉस्फेयर में, तो इनके पास एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी वेरिएशन के कारण भी, डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण भी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होने पर टेम्परेचर जो है अफेक्ट होगा या टेम्परेचर जो है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एक आपका एल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और अगर आप देखें एक डिस्टेंस और एक डेंसिटी, ये दो यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर हो सकता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी या वाटर बॉडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस केस में जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इस साइड ओशन है और ये लैंड पार्ट है, तो लैंड पार्ट पर ओशनिक इंपैक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो वाटर बॉडी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। जब मैंने आपको इंसोलेशन के बारे में बताया तो ये बताया था कि सोलर रेडिएशंस जो है वाटर में 200 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसका मतलब है एक लार्जर वॉल्यूम वाटर का जो है एनर्जी गेन करेगा। तो लार्जर वॉल्यूम पर अगर इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा। दूसरी चीज है कुछ एनर्जी वाटर को इवेपोरेट करने में भी कंज्यूम हो जाती है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये फोकस कर रहा हूं कि जो ओशनिक एरिया है इस पर टेम्परेचर कम होता है, तो इसके नियर बाय जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर इसका कूलिंग इंपैक्ट जाएगा। जैसे समर सीजन में लैंड पार्ट का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है वाटर बॉडी के कंपैरिजन में, तो होगा क्या, यहां से कूलिंग इंपैक्ट, यहां पर जो एयर है वो कोल्डर होगी, वो इधर जाएगी तो यहाँ के टेम्परेचर को भी वो कम कर देगी, तो ये कूलिंग इंपैक्ट आएगा। पर अगर कोई भी, जैसे ये प्लेस है नियर दी ओशन है और एक प्लेस है जो इससे काफी ज्यादा दूर है, तो यहां तक इसका कूलिंग इंपैक्ट जो है कम आएगा या हो सकता ना आ पाए अगर बहुत ज्यादा इंटीरियर में ये कोई प्लेस है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है उस पर सी से कोई भी प्लेस कितनी ज्यादा दूर है वो भी इन्फ्लुएंस आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक फैक्टर हो सकता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक फैक्टर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। अब यहां पर अगर नेचर की बात करें तो नेचर में क्या आएगा, देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक फैक्ट है कि जो लैंड है ना, लैंड जो है 5 टाइम्स फास्टर रेट पर टेम्परेचर गेन करती है या हीटिंग इसकी 5 टाइम्स फास्टर रेट पर होगी इन कंपैरिजन टू द वाटर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लैंड पर जो हीटिंग है वो बहुत फास्टर होती है वाटर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो लैंड पर बहुत फास्टर पेस से इंक्रीज करेगा वाटर की बजाय। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन दोनों का नेचर। अब नेचर पे थोड़ी बात करते हैं। देखिए जो लैंड पार्ट है, अगर मैं ये कहूँ कि इस पर इंसोलेशन आ रहा है, तो ये इंसोलेशन जो इफेक्टिव जो इंसोलेशन है वो 10 सेंटीमीटर की डेप्थ तक ही अंदर जा सकता है। मतलब
ये एब्जॉर्प्शन 10 सेंटीमीटर तक इफेक्टिवली हो सकता है लैंड पार्ट पर, और इस लैंड में कोई मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है। और जो लैंड है इसमें ऐसा भी नहीं है लैंड पार्ट पर कि जो एनर्जी है वो किसी अदर प्रोसेस में कंज्यूम हो जाए, पर ओशन पर ऐसा होगा। अब ओशन की बात करें तो ओशन पे क्या होता है, देखिए जो वाटर है, इस वाटर में 200 मीटर तक, यहाँ ये सेंटीमीटर और यहाँ ये मीटर है, 200 मीटर तक सोलर एनर्जी जो है पेनिट्रेट कर जाती है। तो इसका मतलब ये लार्जर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है जो यहाँ नहीं है, दूसरी चीज ये है कि जो वाटर है कुछ एनर्जी इसको इवेपोरेट करने में कंज्यूम हो रही है, कुछ होगा क्या कि वाटर में मूवमेंट है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जहां वाटर ज्यादा गर्म हुआ तो उस एरिया से वाटर दूसरी जगह मूव कर सकता है, या कोल्डर वाटर उधर आ जाएगा तो वहां का जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा। तो वाटर में मूवमेंट भी है और वाटर में इंसोलेशन की जो एनर्जी है वो लार्जर वॉल्यूम में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर लोअर बना रहेगा। लेकिन अगर आप लैंड की बात करें तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक होने के कारण इसमें मूवमेंट नहीं है, तो जो एनर्जी जहां आई वहीं पर कंसंट्रेट करेगी, वहीं पर वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करेगी। प्लस जो थिनर लेयर है उसी को उस इंसुलेशन ने एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है, या वही एनर्जी गेन करेगी थिनर लेयर और उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो आप इस टाइप से भी बोल सकते हैं। नेचर के अगर पॉइंट की बात करें तो एक तो नेचर ये हो गया कि ये स्टैटिक है और यहाँ इवेपरेशन भी नहीं है और पेनिट्रेशन भी कम है, और ये इसमें मूवमेंट है, पेनिट्रेशन भी ज्यादा डेप्थ तक है और इवेपरेशन भी है। एक तो नेचर ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है वो वाटर की बहुत ज्यादा होती है लैंड की स्पेसिफिक हीट के कंपैरिजन में। अब इस पॉइंट को मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मैंने यही चीज यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया। जो लैंड पार्ट है, जो रॉक्स हैं, वो तेजी से तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनका और तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन वाटर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर वो लूज करेगा। तो ये जो चीज है जो मैं बता रहा हूं इसको स्पेसिफिक हीट की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर जो मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में बता रहा हूं, अगर वो डिटेल में आपको जो मैं अभी बोलूंगा समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको जस्ट एक स्टेटमेंट ही मिल सकती है इसके रिगार्डिंग, और वो ये कि जो वाटर है इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो लैंड है या रॉक्स है इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, इसलिए समर सीजन में ओशन पर टेम्परेचर कम बना रहता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताई कि जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा और जो लैंड पार्ट है या जो रॉक्स है वो तेजी से गर्म होंगी। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है हीट की जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 ग्राम, अगर मैं ओशन की बात कर रहा हूं तो मैं 1 ग्राम वाटर कंसिडर कर लेता हूं। अदरवाइज क्या होता है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है 1 ग्राम सब्सटेंस होगा कोई भी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिएगी वो उस सब्सटेंस की, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट को बताएगा। अब इसको आप इस टाइप से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका मैं 1 ग्राम लूं तो इसको मुझे सपोज करते हैं 5 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं केवल 1 ग्राम ही मास लूंगा। और जो दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं बी,
और इसकी जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 10 कैलोरी। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा बी के केस में चाहिएगी, इसलिए मैं कहूंगा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा है बी की। अब इस चीज को आप देखें तो ये ज्यादा एनर्जी लेने पर इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्लो रेट पर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और ये तेजी से गर्म हुआ इसलिए कम एनर्जी पर ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीज हो गया। तो इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज में टेक्निकलिटी के ग्राउंड पर इसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। पर सिंपली आप कह सकते हो कि जो लैंड पार्ट है वो तेजी से गर्म होता है और जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए दोनों के तापमान में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो ये जो है अगर नेचर की बात करें तो ये नेचर की चीजें हो गई। दूसरी चीज है, एक और पॉइंट यहाँ पर आप नेचर के रिगार्डिंग ले सकते हो। जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में जब जब इंक्लाइंड सोलर रेडिएशंस होंगे ना तो ये सरफेस जो है इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा सोलर एनर्जी का। तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या, एल्बिडो ज्यादा है। एल्बिडो अगर ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सरफेस पर जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा, इसलिए इसका टेम्परेचर कम बना रहेगा। ये जितनी भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरी इंसुलेशन की जो वीडियो वो देखिएगा, वहां पर मैंने ये सारी टर्म्स जो है यूज की हुई है और इनका वहां पर एक्सप्लेनेशन भी है। एल्बिडो का मतलब सिंपली रिफ्लेक्शन, जितनी जो सोलर रेडिएशंस हैं वो तिरछी आएंगी उतना ही रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये ओशन है और ये लैंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, और दोनों पर सोलर एनर्जी जो इंसुलेशन है वो उसका जो एंगल है वो एक जैसा ही है, ये एक ही लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है। तो होगा क्या, जो ओशनिक एरिया है यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब वाटर जो है इवेपोरेट होगा, वेपर्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर में ऐड होगा। लैंड पार्ट पर ये इवेपोरेशन कम है तो लैंड पार्ट पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होगा। अगर लैंड पार्ट पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होगा तो लैंड पार्ट पर क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज्यादा होगी और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होगी। जहां पर ट्रांसपेरेंसी कम होगी सन से आने वाला जो इंसुलेशन है, जो एनर्जी है वो भी कम होगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा तो इंसुलेशन ज्यादा होगा, इसलिए भी दोनों के एरियाज में टेम्परेचर अलग होगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी एक फैक्टर हो सकता है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है नेचर ऑफ ग्राउंड, और अगर आप चाहें तो नेचर ऑफ ग्राउंड को आप जो है इसी के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचर ऑफ ग्राउंड में क्या, देखिए अगर किसी भी सरफेस का नेचर जो है वो ब्राइटर सरफेस है, ब्राइटर, या मैं ये कहूं कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, या मैं ये कहूं कि जो सरफेस है वो जो है स्नो कवर्ड है, स्नो कवर्ड, या सरफेस डेजर्टिक है, डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, सैंड इसके ऊपर स्प्रेड हो रखी है, या डेंसर वेजिटेशन है। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये नेचर ऑफ सरफेस को ही बता रही है। अब अगर किसी एरिया में स्नो कवर्ड सरफेस है तो सोलर रेडिएशन इंक्लाइंड आई, ये स्नो क्या करेगा, ये मिरर का काम करेगा और सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, स्पेस में भेज देगा। जो फ्रेश स्नो होता ना वो 70 से 90% तक का जो सोलर एनर्जी आती है, जो इंसोलेशन आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राउंड स्नो कवर्ड है या किसी ग्राउंड का नेचर ऐसा है जो ज्यादा एनर्जी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकता है, एल्बिडो जिसका ज्यादा हो सकता है, वहां पर टेम्परेचर कम रहेगा। और अगर बात करें जैसे कोई एरिया है जहां पर जो सरफेस है उस पर डार्कर रॉक्स हैं, डार्क कलर्ड रॉक्स हैं, तो वहां पर क्या होगा,
डार्क कलर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो उस एरिया के ऊपर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर ब्राइटर सरफेस है तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइट कलर है, हालांकि थोड़ा अंतर हो सकता है, पर यहाँ पर ब्राइटर का मतलब है लाइट कलर्ड सरफेस, तो इसका मतलब है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एनर्जी का। अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो उस एरिया में टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होगी, डार्क कलर्ड बॉडी होगी, वो सन की एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। जो व्हाइट कलर्ड बॉडी होगी या लाइट कलर्ड बॉडी होगी वो सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी, उसका एल्बिडो ज्यादा होगा, इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो ये आप अगर देखें तो जो नेचर ऑफ ग्राउंड है ये भी क्या कर रहा है, ये भी अफेक्ट कर रहा है जो टेम्परेचर है उसको, और ये इंसोलेशन को भी अफेक्ट करेगा कि जो जो इंसोलेशन है उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां पर जो मैंने नेचर ऑफ द ग्राउंड की बात की है, इसमें मैंने एक पॉइंट स्मूथनेस का भी रखा है। तो स्मूथनेस का मतलब है कोई प्लेन एरिया है या कोई माउंटेनस एरिया है। अब अगर प्लेन एरिया या माउंटेनस एरिया है उसमें भी किस टाइप से वेरिएशन आएगा। देखिए, अगर प्लेन एरिया है, ये सन है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, टेम्परेचर भी इसके ऊपर लगभग एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा। पर अगर कोई माउंटेनस एरिया इस टाइप से, यहाँ पर इंसोलेशन आया, ये सन है, और इस पर इंसोलेशन नहीं आया, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, इस स्लोप पर यहाँ पर ज्यादा, फिर इस स्लोप पर इंसोलेशन आ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा। इस स्लोप पर इंसोलेशन डायरेक्ट नहीं है, सन रेज डायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। ये टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर कम, और फिर इधर टेम्परेचर ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं ज्यादा है, तो ये भी नेचर ऑफ ग्राउंड पर ही डिपेंड किया। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं। किसी एरिया में अगर वेजिटेशन है तो कुछ एनर्जी प्लांट्स भी यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में। अगर डेजर्टिक एरिया है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर प्लांट्स नहीं है, तो वहां पर सैंड जो है इंसोलेशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा और उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा बढ़ रहा होगा तेजी से। तो ये जो वेरिएशन है ये नेचर ऑफ ग्राउंड के कारण है कि ग्राउंड का नेचर क्या है, और नेचर में कलर ऑफ द ग्राउंड, द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन, स्मूथनेस ऑफ द ग्राउंड, और आपका प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन, ब्राइटनेस, स्नो कवर्ड एरिया, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, ये सारी चीजें जो है आप इस नेचर ऑफ द ग्राउंड में मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है हमारा डायरेक्शन ऑफ द विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स को आप इस एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये कोई काफी कोल्डर एरिया है, मैं मान लेता हूं ये साइबेरियन रीजन है, और ये साइबेरियन रीजन रसिया में है, और ये विंटर सीजन में काफी कोल्डर एरिया होता है। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ से जो विंड्स हैं वो जिस भी एरिया में जाएंगी वहां पर कूलिंग इंपैक्ट्स लेकर जाएंगी। इसका मतलब है अगर किसी एरिया से कोल्डर विंड्स आएंगी तो जिस एरिया पर जाएंगी उसके टेम्परेचर को कम कर देंगी। पर अगर कोई हॉटर एरिया है, ये कोई हॉट रीजन है, यहाँ से विंड्स अगर किसी एरिया की तरफ आएंगी तो वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी जिस एरिया में वो विंड्स आ रही हैं। तो प्रिवेलिंग विंड्स का मतलब है कि विंड्स किस एरिया से आ रही हैं। जो प्रिवेलिंग विंड्स है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड्स की बात हो रही है कि विंड्स की डायरेक्शन क्या है वो भी टेम्परेचर को अफेक्ट करेगी। अगर विंड्स जो है कोल्डर एरिया से आ रही हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगी, वार्मर एरिया से आ रही हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। जैसे आप लोग देखते हैं इंडिया में समर सीजन में लू चलती हैं, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, डेजर्टिक एरिया, थार डेजर्ट, अगर वहां से विंड्स आएंगी तो समर सीजन में ऑब्वियसली वो ज्यादा गर्म होंगी। अब विंटर सीजन की बात करें, कोल्ड वेव्स आपने सुना होगा,
अगर हिमालयन रीजन से, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है, वहां से विंड्स अगर प्लेन एरिया की तरफ आ रही है तो वो टेम्परेचर और कम कर देंगी, वो कोल्ड वेव्स ही हैं। तो ये जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं ये जो है टेम्परेचर को ये भी अफेक्ट करती हैं, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है प्रेजेंस ऑफ ओशनिक करेंट्स। अगर ओशनिक करेंट्स की बात करें तो ओशनिक करेंट्स का मतलब होता है जो मूविंग ओशनिक वाटर है, मूविंग ओशनिक वाटर है जो, वो ओशनिक करेंट्स होते हैं। और टेम्परेचर के बेस पर ओशनिक करेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोल्ड ओशनिक करेंट्स एंड वार्म ओशनिक करेंट्स। अगर किसी एरिया में वार्म ओशनिक करेंट्स हैं, कोई भी कोस्ट है उसके पास अगर वार्म ओशनिक करंट है, तो इसका मतलब है उस ओशनिक करंट के ऊपर जो भी एयर होगी वो कंपैरेटिवली वार्मर होगी। और अगर वो कोस्टल एरिया की तरफ आ रही है तो विंटर सीजन में टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। इवन समर सीजन में भी टेम्परेचर जो है वहां पर हायर होगा। और अगर कोल्ड ओशनिक करंट है तो उसके ऊपर जो एयर है वो कोल्डर होगी, और वो अगर कोस्टल एरिया की तरफ आएगी तो समर सीजन में कोस्टल एरिया का टेम्परेचर वो मॉडरेट कर देगी, या वो जो विंड्स हैं वो टेम्परेचर को कम कर देंगी। तो ये प्रेजेंस जो है कोल्ड और वार्म ओशनिक करंट, इसके कारण भी किसी एरिया के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है उसी लैटिट्यूड पर जो सिचुएटेड अदर प्लेसेस है, अगर उनसे कंपैरिजन करते हैं तो ये फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ बुक्स में इस टाइप से अलग से भी मेंशन किया जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि मैंने आपको बता दिया है, वो एक अलग फैक्टर कंसीडर किया गया है। या एक फैक्टर क्लाउडीनेस या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लाउडीनेस, ये भी अफेक्ट कर सकता है इंसोलेशन को। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो ये अलग से फैक्टर भी कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लाउडीनेस, तो वो आपका एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी में ही आ जाएगा। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये थे टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। इसके बाद मैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, उस पर अलग वीडियो होगी। हीट बजट के बारे में बात करेंगे, उस पर अलग वीडियो होगी। तो ये सारे टॉपिक इंसोलेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड जो चले हुए हैं, इनको अब हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।